हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। इससे पहले के 3 to 4 लेक्चर्स में भी हमने प्रॉब्लम ही डिस्कस की हुई हैं और मैंने आपको हर एक लेक्चर के लास्ट में बोला है कि और प्रॉब्लम चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मूव कर जाओ। तो बेसिकली यही वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आपको और प्रॉब्लम मिलेंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड। तो यहां पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखो, रो वी आपको गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 12 रो गिवन है। ध्यान रखना ये रो है आपका 12 रो नैनो कूलम्ब पर मीटर क्यूब फॉर 1 to रो टू 2 फाइंड डी एवरीवेयर। और जो रो वी है वो अदरवाइज आपका 0 है, मतलब 1 से 2 के बीच में है। रो की वैल्यू जब आपकी 1 to 2 के बीच में होती है तब ये रो वी की वैल्यू आपको गिवन है, अदरवाइज रो वी आपका क्या है, 0 है। और आपको डी निकालना है हर जगह। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है ना तो कुछ कंसेप्ट हमें आने चाहिए, जैसे कि डी और रो वी में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। क्या हमने कोई भी रिलेशनशिप स्टडी किया है? तो यस, हमने एक रिलेशनशिप स्टडी किया हुआ है कि डेल डॉट डी रो वी के इक्वल होता है, लेकिन यहां पर आपको रो वी दिया है और डी निकालना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पर फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि रो वी आपको गिवन है, रो वी जब दिया हो तो चार्ज निकालना बहुत इजी होता है, रो वी डीवी करके हमने बहुत बार किया है ना, इंटीग्रेशन रो वी डीवी। डीवी मींस मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कैंसल और आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब में। ठीक है, तो रो वी गिवन है तो चार्ज निकालना बहुत इजी है, ये पॉइंट हमें आता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझना, अगर आप चार्ज निकाल लो और फिर गॉस लॉ जो होता है आपका d डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, वो वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो तो वहां से भी एक चांस बनती है। मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको क्लियरिटी मिलेगी। काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। आप देखो यहां पर ये जो रो वी है हमारा आपका 1 से 2 के बीच में डिफाइंड है और आपको बोला है फाइंड डी एवरीवेयर। तो आपको 1 के पहले भी निकालना होगा, 2 के बाद भी निकालना होगा और 1 से 2 के बीच में भी निकालना होगा। रो की वैल्यू की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। तो आप देखो, अगर आप लेते हो रो लेस देन 1 तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हो रो वी 0 है। अगर आपका रो वी 0 है तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज क्यू भी क्या होगा, 0। और अगर चार्ज क्यू 0 होगा तो जैसा हम गॉस लॉ के थ्रू जानते हैं कि d डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो जब आपका चार्ज क्यू इनक्लोज्ड जब आपका 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी d भी क्या रहा होगा, आपका 0 ही रहा होगा। तो इसका मतलब इस केस के लिए आप d को 0 मेंशन कर सकते हो। यह आपका कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1। आपको फाइंड डी एवरीवेयर बोला है, ये पॉइंट ध्यान रखना, हम हर जगह निकालने के लिए जा रहे हैं। अब आप देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 से कैलकुलेशन अब हमारा स्टार्ट होगा। आप समझो, केस नंबर 2 में अगर आप लेते हो 1 से रो से 2 तो ये आपका कौन सा केस होगा, आप समझो ध्यान से। देखो यहां पर आपको रो वी गिवन है 12 रो नैनो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अगर आपको रो वी गिवन है ना तो आप चार्ज अचीव कर सकते हो। तो यहां से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए जाएं तो ये कितना होता है, रो वी डीवी होता है। ये पॉइंट हमें अच्छे से आना चाहिए ना, बहुत बार रिवीजन हो चुका है इसका। तो यहां से अगर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हो क्योंकि डीवी है तो रो वी कितना गिवन है आपको, 12 रो इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि नैनो कूलम्ब है, आप देख सकते हो अच्छे से। यहां पर अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर आप देखोगे रो के फॉर्म में आपको गिवन है, रो गिवन है, इसका मतलब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकते हो। रो फाई जेड यही होते हैं ना पैरामीटर हमारे। तो आप देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो हमारा डीवी का फॉर्मूला होता है वाया ट्रिक, H1 H2 H3 वाली जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, जो मैं आपको लगभग हर लेक्चर में बोलता हूं कि रिवाइज करो। आई होप बहुत लोगों ने कर लिया होगा। तो जो आपकी ट्रिक के थ्रू जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल वॉल्यूम का, डीवी का, वो क्या होता है हमारा, वो होता है रो डी फाई डी जेड। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, लिमिट्स पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखो रो की लिमिट क्या पुट करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं अभी। पहले फाई की लिमिट देखो। फाई मैंने आपको बोला है जब भी गिवन ना हो बाय डिफॉल्ट कौन सी लिमिट पुट करना है, 0 to 2 पाई, ऑलवेज स्टैंडर्ड लिमिट। जेड और रो, इन लिमिट्स के बारे में आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा। पहले मैं जेड की बात करता हूं। देखो जेड क्या होता है, जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हो तो जेड बेसिकली हाइट को शो करता है, ठीक है।
सिलेंडर की हाइट को आप बोल सकते हो एक तरह से। तो यहां से अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड की रेंज क्या होगी, तो जेड की रेंज अगर मैं हाइट को यहां पर एच लेकर चलूं या एल लेकर चलूं, कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट सपोज मैं एल लेके चल रहा हूं हाइट को, तो यहां से आप लेके चलोगे z की जो लिमिट है 0 टू l, ठीक है। l क्या हो गया आपका हाइट, पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद आप देखो रो की लिमिट क्या होगी, डी रो है ना यहां पर, तो रो की लिमिट आपको क्या रखनी है। आप सोचोगे 1 से 2 तो यहां मैंने केस लिखा है, फिर मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि रो की लिमिट क्या रखनी है, और मैंने स्टॉप क्यों किया पहले, इतना तो इजी है, इतना इजी नहीं है। आप समझो, आपको 1 से रो के बीच में फॉर्मूला डेवलप करना है, डिराइव करना है डी का। 1 से 2 के बीच में अगर आपको डिराइव करना है ना फॉर्मूला, तो इस पॉइंट को आपको क्लियर रखना होगा कि आप 1 से 2 के बीच में हर एक रो की वैल्यू के लिए अचीव कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपको इन टर्म्स ऑफ रो ही निकालना पड़ेगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो आप लिमिट क्या रखोगे। देखो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि 1 के पहले सब कुछ 0 है, तो लोअर लिमिट तो आपकी 1 होगी, क्योंकि 1 के पहले तो एवरीथिंग इज 0। बट अपर लिमिट जो आप रखोगे ना, वो रखोगे रो, जहां रो मैक्सिमम आप 2 तक ले जा सकते हो, ये पॉइंट ध्यान रखना है। मतलब जब आप रो अपर लिमिट रखोगे तो आपका आंसर रो के टर्म में आएगा, ठीक है ना। जब हम लिमिट पुट कर लेंगे तो फिर जब रो के टर्म में आएगा ना, तो अगर हमें लेट सपोज क्यू की बात करते हैं पहले, चार्ज की, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी रो इक्वल टू 1.1 पे, तो हम फॉर्मूले में रो की वैल्यू 1.1 पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। हमें 1.999 पे निकालना होगा, तो हम फॉर्मूले में रो की वैल्यू 1.999 पुट करेंगे और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 से 2 के बीच में आप रो की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर अपने अचीव कर पाओगे अगर आप अपर लिमिट को रो रखोगे। ये पॉइंट समझ में आया। तो यहां से अब क्यू की हम बात करते हैं, तो 12 और 10 की पावर -9 ये आउटसाइड हो जाएगा, आप देख सकते हो कांस्टेंट है। आप देखो यहां पर रो इंटू रो, रो स्क्वायर है, तो रो स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, रो क्यूब अपॉन 3, लिमिट हमें पता है अब 1 से रो है। फाई का कोई टर्म नहीं है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। लिमिट आपकी कितनी है, ध्यान से देखो 0 से 2 पाई, और डी जेड मतलब जेड हो जाएगा, लिमिट क्या होगी आपकी 0 से एल। ये पॉइंट क्या आपको समझ में आया अच्छे से। इसके बाद आप समझो, अगर आप यहां पर अपर लिमिट पुट करते हो तो रो ही है, तो रो क्यूब बाई 3 ही रहेगा, लेकिन जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो 1/3 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -9, ये हो जाएगा रो क्यूब -1 डिवाइड बाई 3, मैं बाहर लिख देता हूं, ठीक है ना, ये जो 3 था। उसके बाद यहां पर बचेगा 2 पाई और यहां पर बचेगा एल, अपर लिमिट एल पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 है। तो ये जो ओवरऑल आंसर आपका निकल कर आ रहा है क्यू का, वो कितना निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखो 12/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 4, लेकिन यहां पर एक और 2 है, तो आप सिंपली यहां पर 8 ही कर दो, बेटर रहेगा, 8 पाई कर दो, पाई भी है ना, 8 पाई हो गया, और रो क्यूब -1 हो गया, एल हो गया, और यहां पर आप लिख दो नैनो कूलम। नैनो क्यों लिखा मैंने, 10 की पावर -9 है, आप देख सकते हो। इतना समझ में आया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेसिकली, तो आप समझो, आपने यहां पे क्यू अचीव कर लिया। अब आप जानते हो गॉस लॉ से डी डॉट डी एस इक्वल टू किसके होता है, क्यू के। तो यहां से अब अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करते हो तो आपको यह पॉइंट तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा कि अगर आपका रो वी यहां पर प्रेजेंट है 1 से 2 के बीच में, मतलब रो वी अगर है तो आपको क्यू मिला है, और क्यू है तो कहीं ना कहीं डी भी है, मतलब डी यहां पर 0 तो नहीं होगा, ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप क्या पढ़ते हो गॉस लॉ को, कि टोटल चार्ज जो इंक्लोज होता है या जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो आपका इसके इक्वल होता है ना, यही पढ़ते हो ना, ये क्लोज सरफेस को शो करता है। तो यहां से अब अगर आप Q की वैल्यू अचीव कर चुके हो, आप अगर इस टर्म को पहले अंडरस्टैंड करने के लिए जाओ तो यहां पे देखो D डॉट डी एस है, आपको यह बात समझनी होगी कि आप जो भी कर रहे हो सब रो के लिए कर रहे हो, यहां पर आप रो के रेस्पेक्ट में चीजों को सोच रहे हो, यह पॉइंट ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहां पर जब आप D की बात करोगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आप मेंशन कर सकते हो D रो ए रो,
ये मैंने आपको एक बार एक थ्योरी में भी समझाया हुआ है। और यहां पर ds की अगर बात करो, ऑब्वियस सी बात है ना, सब कुछ आप रो के लिए कर रहे हो तो आपने यूनिट वेक्टर ए रो शो किया डी के केस में, जहां डी रोज का एम्पलीट्यूड है और ए रो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका Q नॉन जीरो है, मतलब D नॉन जीरो है, मतलब ये पूरा टर्म ही नॉन जीरो है। बोलने का मतलब ये है, अगर Q नॉन जीरो है तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि जो ds है उसका भी यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, ए रो। अगर ये ए रो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका d डॉट ds हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब d और ds दोनों के जो यूनिट वेक्टर है वो सेम होने चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। और आपको पता है Q जीरो नहीं है, मतलब ये टर्म भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, d रो बेसिकली d फाई होगा आपका, क्योंकि ए रो तो डायरेक्शन है, dz। और याद करो, याद करके बताओ मुझे कि जब भी आपका यूनिट वेक्टर ए रो होता है डिफरेंशियल सरफेस में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहां पर अगर आपने d फाई dz लिखा है और यूनिट वेक्टर ए रो है, तो क्या सामने कुछ कोफिशिएंट आता था? यस, सामने क्या आता था आपका, रो। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी सोचा है वाया ट्रिक, मैंने भी रटा नहीं है, और मैं हर लेक्चर में बोलता हूं आपको भी रटना नहीं है। जो मैंने ट्रिक सिखाई है ना, उसके थ्रू आपको सोचना है। जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं दिमाग में ट्रिक चलाने लग जाता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये मैंने यहां ds लिख दिया। अब आप देखो d डॉट ds कितना हो जाएगा, रो d फाई dz, ए रो डॉट ए रो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से आप समझो, हमने जब d डॉट ds निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। आपको अब ये बात समझनी होगी, d रो है क्या? d रो आपका जो है वो एक तरह से एम्पलीट्यूड है आपका, ठीक है ना, d का। और यहां पर जो रो है आपका, रो भी जो होगा आपका, यहां पर आप देख सकते हो फाई और z के रेस्पेक्ट में आप यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करने वाले हो, तो जो रो है वो भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब आप ds अचीव करोगे, मतलब जब आप d डॉट ds निकालने की कोशिश करोगे, तो एक्चुअल में जो d वाला पोर्शन है ना वो आउटसाइड हो जाएगा, साथ ही साथ रो भी आउटसाइड हो जाएगा। आपका सिर्फ d फाई dz का ही इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, आप ध्यान से देखो। मैं पहले q लिख देता हूं आपके लिए। q कितना था, 8 पाई रो क्यूब माइनस 1 इंटू एल इज इक्वल टू, आप समझना ध्यान से, देखो रो और डी रो ये आपका आउटसाइड हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर आपका बेसिकली होगा डी फाई डी जेड। फाई की लिमिट होगी 0 से 2 पाई और z की लिमिट 0 से l, जो हमने लिया हुआ है। l क्या आपकी लेंथ है। क्लियर हो गया यहां तक? तो आप समझो फाई और z का ही इंटीग्रेशन होगा, मतलब आप एक तरह से सरफेस एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हो। d जो है d डॉट ds करने के बाद ये पोर्शन जो हो गया आपका, रो और डी रो दोनों ही कांस्टेंट हो गए, आपने आउटसाइड कर दिया। यहां पर ये पॉइंट समझ जाने के बाद अब आप देखो, ये जो है आपका, ये कितना है, 8 पाई एल रो क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फिर से फाई आएगा जैसे आपने यहां लिखा था, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई। डी जेड का फिर से z आएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी, l। तो यहां पर देखो कितना होगा, 2 पाई l, इसके अलावा रो और इसके अलावा डी रो। ये आपकी पूरी सिचुएशन यहां पर बनकर आ जाएगी, ये आप देख सकते हो यहां तक। तो उसके बाद जो आपका आंसर है ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, 4, आप देख पा रहे होगे यहां पर। और ये कैंसिल होने के बाद जब 4 बचा आपका, तो यहां से अब आपका आंसर क्या निकलेगा, डी रो का। डी रो का जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देखो यहां पर ये आपका आ जाएगा रो क्यूब माइनस 1, और यहां पर 4 बचेगा आपका, और इसके अलावा आपका बचेगा रो एल। तो ये आपका यहां पर आंसर आ गया। अगर हम इस आंसर को एक बार और देख लें, यस, एक और पॉइंट है, आप देखो यहां से आपका L और L भी तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर आप L मेंशन कर दो, और यहां से L और L भी कैंसिल, तो डी रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रो क्यूब माइनस 1 अपॉन रो। एक्चुअल में L और L भी कैंसिल हो गए आपके। तो ये आपका एक तरह से फाइनल आंसर आपको मिल गया। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार शॉर्ट रिवीजन और ले लेते हैं। देखो 1 से 2 के बीच में निकालना था,
हमने पहले क्यू अचीव किया, लिमिट्स मैंने क्यों ली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये मैंने 2-3 बार रिपीट किया है। उसके बाद यहां पर अगर थोड़ी परेशानी अगर हो भी रही है तो समझो ना, आपको डी निकालना है तो कहीं ना कहीं इसको आपको थोड़ा बहुत सॉल्व तो करना ही पड़ता। तो यहां से हमने डी को डी रो ए रो लिया, फिर ऑब्वियस सी बात है कि डीएस का डायरेक्शन भी ए रो होना चाहिए, अदरवाइज ये टर्म जीरो हो जाता, डॉट प्रोडक्ट है ना, और ये क्यू आपका नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये आपका डीएस का डायरेक्शन ए रो होगा और डी का डायरेक्शन भी ए रो। हमने ए रो क्यों लिया था, क्योंकि देखो रो वाइज ही सब कुछ मेंशन है आपको, और उसके बाद फिर हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? सो यहां से अब हम जाएंगे केस नंबर 3 की तरफ, क्योंकि हमें बोला है फाइंड डी एवरीवेयर, तो 1 से 2 के बीच में निकाल दिया, अब ग्रेटर देन 2 के लिए हम निकालने के लिए जाएंगे। आप देख सकते हो मैंने ये पोर्शन रहने दिया है क्योंकि यहां के कुछ आंसर जो केस नंबर 2 है उसके कुछ आंसर केस नंबर 3 में यूज हो सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखना। तो यहां पर आप समझो कि जो आपका केस नंबर 3 है वो क्या होगा, जब रो आपका ग्रेटर देन 2 होगा, तो इस सिचुएशन में अगेन आपका टारगेट वही होगा। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, वो बात आपके दिमाग में ये आ सकती है कि जब ग्रेटर देन 2 होगा तब तो 0 होना चाहिए, ऐसा आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन इस बात को समझो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा। देखो आप जब बात करते हो ना एक क्लोज सरफेस की, तो जब आप बात करते हो सिलेंडर की, क्योंकि रो दिया है तो सिलेंडर आप समझ जाओगे, जब रो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि रो क्या रिप्रेजेंट करता है सिलेंडर में, रेडियस ना, रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 होने का मतलब क्या है कि आपका सिलेंडर जो है उसकी रेडियस 2 से बड़ी है। मैं सेम लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूं, अंदर में फिर ये सारी चीजें भी तो इंक्लूड हो गई ना 2 तक। देखो रेडियस ही तो है ना, अगर रेडियस लेट सपोज आपकी 3 है, तो 3 रेडियस अगर है तो उसमें 2 वाला सिलेंडर, जो 2 रेडियस वाला सिलेंडर, 1 रेडियस वाला सिलेंडर, ये सब भी तो कवर हो जाएगा ना अगर सिलेंडर की रेडियस 3 है तो एक बात को समझो, यहां पर जो आपका रो लेस देन 1 था उसमें आपका कुछ भी कवर ही नहीं हुआ था, क्योंकि जो हमारा रो वी है वो 1 से 2 के बीच में है, नॉन जीरो। तो जब आप लेस देन 1 पे रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मान लो रेडियस 0.5 है तो उसमें 2 रेडियस वाला सिलेंडर तो उसके अंदर नहीं आ पाएगा ना। मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन अगर रेडियस 3 है तो 1.5 रेडियस वाला सिलेंडर या 2 रेडियस वाला सिलेंडर उसके अंदर आ जाएगा। तो जब आप रो लेस देन 1 की बात करते हो तब कुछ था ही नहीं, तब 0 कर दिया आपने। जब आप 1 से 2 की बात करते हो तो सामने दिख रहा था, लेकिन जब ग्रेटर देन 2 की बात करते हो तो ये वाला भी आपका आ जाएगा जो 2 तक है। इस बात को समझो, पॉइंट समझ में आया अच्छे से? तो यहां से आप क्या मेंशन करोगे, आप ध्यान से देखना, आपका टारगेट वही होगा कि सबसे पहले आप क्यू अचीव करो। तो जब आप क्यू अचीव करोगे, ठीक है, इस बात को मेरी सुनना ध्यान से, जब आप क्यू अचीव करोगे तो आपका 12 रो वी डी वी, तो डीवी हमने क्या लिखा था, रो डी फाई डी जेड। ठीक है, केस नंबर 2 को आपने अगर नोट कर लिया तो अपनी कॉपी में भी देख सकते हो या वीडियो में थोड़ा पीछे जाके भी देख लो। रो वी डीवी बिल्कुल सेम लिखा है जो मैंने वहां पर लिखा था केस नंबर 2 में, लेकिन यहां पर देखो केस नंबर 2 में मैंने क्या किया था, z की लिमिट लिखी थी 0 से l जो यहां पर भी होगी, फाई की लिमिट मैंने लिखी थी 0 से 2 पाई जो यहां पर भी होगी। ठीक है ना, l तो उसकी लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ सेम है, फाई हमेशा वही रहेगा। बात करते हैं रो की। जब मैंने केस नंबर 2 लिया था तो रो की लिमिट मैंने लिखी थी 1 से रो। मैंने आपको यही बोला था ना, रो की कोई भी वैल्यू पुट करके आप 1 से 2 के बीच में अपना आंसर अचीव कर पाओगे अगर लिमिट 1 से रो लोगे तो। लेकिन यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर आप 1 से रो लिमिट लेकर करोगे ही क्या, क्योंकि जो है वो तो सिर्फ 2 तक ही है, 2 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो 2 के बाद आपका आंसर ऑलवेज ही क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपका 3 रेडियस वाला सिलेंडर हो तब भी 1 से 2 के बीच में ही आपका रो वी प्रेजेंट था। अगर आपका 100 रेडियस वाला सिलेंडर हो तब भी जो रो वी है वो तो 1 से 2 के बीच में ही था, उसके बाद तो रो वी है ही नहीं। तो सिर्फ 1 से 2 वाला जो है वही खाली आने वाला है। तो यहां पे आपको अलग अलग वैल्यू नहीं मिलने वाली है कि आप अपर लिमिट को रो लो, आपकी ऑलवेज वैल्यू क्या मिलने वाली है, आपको सेम मिलने वाली है, क्योंकि 1 से 2 के बाहर कुछ है ही नहीं। तो ऑलवेज ही कांस्टेंट आएगा, जो आंसर 1 से 2 के कारण आया होगा वही हमेशा रहेगा। जब हमने केस नंबर 2 लिया था ना 1 से 2 के बीच में, तो हमारा टारगेट ये था कि 1 से 2 के बीच में हर एक पॉइंट पे निकालें, क्योंकि वो अलग अलग आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपका वैल्यू गिवन था 12 रो, मतलब रो पे डिपेंड कर रहा था।
तो रो की अलग अलग वैल्यू के लिए 1 से 2 के बीच में आंसर भी अलग अलग आ रहा था। लेकिन अभी समझो ये जो 12 रो है वो 1 से 2 के बीच में ही है। अब 2 के बाद जब आप बात करते हो, अगर आपकी रेडियस 2 से बड़ी है तो फिर जो 1 से 2 वाला आएगा सिर्फ वही आएगा, टोटल वही आएगा, बस वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा ग्रेटर देन 2 पर। तो यहां पर अब आप मेंशन क्या करोगे, देखो लिमिट होगी ओनली 1 से 2 जहां पर आपका प्रेजेंट था, दैट्स इट। क्लियर? क्योंकि यहां पर कांस्टेंट ही आना है तो आप कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लो। तो देखो ये सेम आंसर हमने यहां निकाला हुआ है, यही निकाला था ना 8 पाई रो क्यूब माइनस 1 इंटू एल। रो क्यूब क्यों आया था? क्योंकि अपर लिमिट रो थी। अब अपर लिमिट क्या है आपकी 2 है, तो बस बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैसे कर भी सकते हो, इतना इजी है। बस यहां पर अपर लिमिट क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 8 पाई 8 माइनस 1 7 इंटू एल। ये आपका आ गया 56 पाई एल। समझ में आ गया? अब आप देखो यहां पर नेक्स्ट, ये पोर्शन भी आपका सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इस पोर्शन का रो वी से तो कोई रिलेशन ही नहीं था। आप देखो आपने डी रो ए रो लिखा था, रो डी फाई डी जेड लिखा था, और देखो डी फाई डी जेड के लिए जो आपकी फाई और जेड की लिमिट है वो तो आपने यहां पर भी वही लिखी है, 0 से एल और 0 से 2 पाई। तो आप कोई भी केस लो ये लिमिट तो ऑलवेज सेम रहेगी। तो जो आपने डी डॉट डी एस मेंशन किया है वो आपका कितना होगा, यहां पर देखो इसको मेंशन कर दो 56 पाई एल। उसके बाद देखो ये वाला पोर्शन, ये कितना आया था 2 पाई रो एल डी रो। अब देखो कैंसल क्या क्या हो रहा है, एल और एल, ये पॉइंट समझ में आ गया, एल और एल आपका कैंसिल हो गया। और देखो यहां पर ना रो का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था तो रो आपका रो रह गया। अगर रो का इंटीग्रेशन होता तो उसकी लिमिट पुट कर दे, यहां पर इंटीग्रेशन फाई और जेड के रेस्पेक्ट में था तो यहां पर रो ही बचेगा। तो यहां पर अब अगर देखोगे तो पाई और पाई कैंसिल और 2 और 56 कैंसिल, तो 28 बचेगा। तो यहां से अगर आप डी रो की बात करोगे तो आपका कितना बचेगा, देखो यहां से रो बचा है आपका, तो ये बचेगा 28 अपॉन रो। और अगर आप चाहो तो डी अचीव कर सकते हो, डी रो ए रो करके। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई प्रॉब्लम? तो काफी बढ़िया प्रॉब्लम थी, कंसेप्ट वाइज आपको समझने की कोशिश करनी है। और देखो एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत लेंथी होता चला जा रहा है, होने दो। हम यहां पर सिलेबस को लेंथी नहीं कर रहे हैं, हमारा जो आवर्स है वो इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत सारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कंटेंट तो वही पढ़ेंगे जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम ना जरूरत से ज्यादा करेंगे। ठीक है, बस यही हमारा एम रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो अब हम यहां पर प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखो, डी आपको गिवन है, काफी लेंथी सा इक्वेशन है, आप देख सकते हो। फाइंड द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय -2 to z to 1 1 to rho to 4 0 to phi to pi। तो यहां पर अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं ये प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करा रहा हूं आपका। ऑलरेडी 8 to 10 क्वेश्चन मैं इस तरह के करा चुका हूं। अगर आप याद करो तो वेक्टर कैलकुलस जब मैंने आपको पढ़ाया था, स्पेशली जब मैंने आपको डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाया था, तो उस पे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम आपको करवाए थे। तो वहां पर जो प्रॉब्लम हम करते थे जनरली ऐसी प्रॉब्लम करते थे, फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। वही तो है फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ही तो होता है, गॉस लॉ। तो देखो वही तो पूछा है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय, और डी भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर एक्चुअल में हमें निकालने के लिए क्या बोला है, हमें बोला है डी डॉट डी एस निकालने के लिए बोला है, जो कि टोटल चार्ज इनक्लोज के इक्वल होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। और डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, डी डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल की जगह हम डेल डॉट डी डीवी भी निकाल सकते हैं, ये हमें पता है अच्छे से। तो अगर आपको ये ऐसी प्रॉब्लम देखनी है तो आप जाके वेक्टर कैलकुलस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाले सेट में देख सकते हो जो मैंने आखिरी में कराया, या जब मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम भी पढ़ाया तब भी मैंने 2-3 प्रॉब्लम कराई हुई है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं दोनों मेथड से सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ले चुका हूं। अभी जस्ट मैं इस वाले मेथड से सॉल्व करके आपको आंसर यहां पर शो कर दूंगा कि आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ एक रिवीजन के लिए और कुछ नहीं है। तो यहां पर आप देखो डेल डॉट डी, और मैं तो बल्कि ये भी रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने वेक्टर कैलकुलस रिवाइज कर लिया है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर निकालो और देखो आपका आंसर क्या आता है, फिर मैच कर लेना और आगे बढ़ जाना, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। ठीक है, तो यहां से देखो डाइवर्जेंस ऑफ डी,
ये कितना होता है हमारा, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप देख सकते हो रो फाई जेड मतलब सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई रो डेल अपॉन डेल रो, रो ए रो, फिर डेल अपॉन डेल फाई, कैपिटल ए फाई, डेल अपॉन डेल जेड, रो ए जेड। यकीन मानो अगर आप फॉर्मूला इस तरीके से याद करने जाओगे कभी नहीं याद रख पाओगे, बेसिकली कभी रट नहीं पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ एक नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ऑलवेज फॉलो ट्रिक्स जो मैंने आपको समझाई हैं, ट्रिक्स के थ्रू ही फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला समझना है, फॉर्मूला याद करना है। तो यहां से ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, आपके पास नोट है। तो यहां से अगर डेल डॉट डी की हम बात करते हैं तो 1 बाई रो, यहां पे आप देखो रो तो है, साथ में ए रो है। ए रो कितना है आपका देख सकते हो, कैपिटल ए रो मींस स्मॉल ए रो का जो कंपोनेंट है। ए फाइव भी शो कर देता हूं मैं आपको, और ए जेड भी आप देख सकते हो। तो यहां से आप एक एक करके वैल्यू पुट करते जाओ। तो डेल बाई डेल रो, रो ए रो, तो यहां रो नहीं है ना, पर यहां पर रो है, तो कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर रो साइन फाई बाई 2, फिर डेल बाई डेल फाई, ए फाई है, ए फाई कितना है z स्क्वायर कॉस फाई बाई 2, फिर डेल बाई डेल जेड। देखो यहां पर भी रो है, यहां पर भी रो है, तो रो स्क्वायर हो जाएगा ना, 4z रो स्क्वायर आप देख सकते हो, और साइन फाई बाई 2। देखो हमें भी पता है कि जो डाइवर्जेंस होता है वो होता तो वेक्टर के लिए, लेकिन आंसर क्या आता है उसका, स्केलर। और आप देख सकते हो स्केलर ही आपका आंसर आएगा, निकाल लेते हैं। देखो यहां पर डेल डॉट डी, डेल डॉट डी जब आप निकालने के लिए जाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो। रो के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हो तो आपको पता है जब आप रो के रेस्पेक्ट में करोगे तो फाई और जेड दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, यहां पर कांस्टेंट। ये पॉइंट हमें आता है ना अच्छे से। तो यहां से देखो 2z स्क्वायर, जब रो का रो के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, और साइन फाई बाई 2 ये आपका कांस्टेंट होगा, प्लस अब जब फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो जेड स्क्वायर कांस्टेंट होगा, और कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन फाई। लेकिन यहां ध्यान रखना फाई बाई 2 है ना, तो यहां पहले तो आप ऐसा मेंशन कर दो जेड स्क्वायर माइनस साइन फाई बाई 2, फिर फाई बाई 2 का दोबारा होगा, ठीक है ना। पहले आपने कॉस फाई का किया या कॉस थीटा का किया जो माइनस साइन थीटा आया, पर यहां पर फाई बाई 2 है, तो फाई बाई 2 का दोबारा करोगे फाई के रेस्पेक्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट z के रेस्पेक्ट में है तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, z सिर्फ पावर 1 है तो z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 4 रो स्क्वायर साइन फाई बाई 2। तो यहां से अब अगर आप देखोगे क्या कुछ भी आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2z स्क्वायर साइन फाई बाई 2, 4 रो स्क्वायर है, और यहां पर z स्क्वायर बाई 2 है, आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा दोनों स्टार्ट का, तो 1 बाई रो, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, z स्क्वायर बाई 2 है बेसिकली, ठीक है ना। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, 5 बाई 2 को मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूं, तो 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 2 z स्क्वायर, तो 3 बाई 2 z स्क्वायर साइन 5 बाई 2। उसके बाद ये हो जाएगा 4 रो स्क्वायर साइन 5 बाई 2। ये जो आपने अब फिनिश कर लिया, इसके बाद अब आपका टारगेट क्या होगा, अब आपका टारगेट यहां पर ये होगा कि आप डेल डॉट डी क्या कर लो, डीवी कर लो। तो अब हम यहां पर डीवी करने के लिए जाएंगे, मतलब इस डेल डॉट डी का हम यहां पर अब वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे। ध्यान रखना यूनिट मिली कुलाम में है, मिली लास्ट में हम लोग पुट कर लेंगे, अभी मैंने बस वैल्यूज पुट की हैं, यूनिट पे मैंने फोकस अभी नहीं किया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं, फिर हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ अब अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो आप देखो डेल डॉट डी डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल होगा आपका। देखो जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हो, डीवी की जब आप बात करते हो, तो डीवी क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, रो डी फाई डी जेड, ये होता है ना। तो देखो जब आप रो डी फाई डी जेड पुट करोगे तो रो और रो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कैंसिल करके लिख रहा हूं ना, काफी लेंथी है क्योंकि ये। तो आप देखो कितना बचेगा 3 बाई 2 जेड स्क्वायर साइन 5 बाई 2
प्लस 4 रो स्क्वायर साइन 5/2। ये आपका बचेगा। वैसे होना क्या चाहिए था, रो डी फाई डी जेड, लेकिन रो कैंसिल हो गया है, तो क्या लिखोगे, डी रो डी फाई डी जेड। यहां पर आप देख लो सबकी लिमिट आपको मेंशन है, डी जेड, जेड की लिमिट क्या है -2 से 1, रो की लिमिट क्या है 1 से 4, और फाई की क्या है 0 से पाई। सबकी लिमिट आपने यहां पुट कर दी है। देखो आप दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो ना, प्लस में है, तो यहां पर बेसिकली आप जो काम एक बार करते हो उसी को आपको 2 बार करना है। सोचो ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो इस पे देखो, जब आप इसको पहले करने के लिए जाओगे तो यहां पर देखो 3/2 आपका कांस्टेंट है, आउटसाइड कर दो, ट्रिपल इंटीग्रेशन। मैं लिमिट बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूं, लिमिट मैंने यहां मेंशन कर दी है। तो यहां पे क्या बचेगा, जेड स्क्वायर साइन 5/2 डी रो डी फाई डी जेड, प्लस यहां पर देखो 4 कांस्टेंट है, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो स्क्वायर साइन 5/2 डी रो डी फाई डी जेड। यहां से अब आप समझो, आप देख पा रहे होगे कि पहले वाले टर्म में रो का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो डी रो का कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा 3/2 बाहर है, रो की लिमिट क्या है 1 से 4। उसके बाद यहां पर देखो साइन 5/2 का अगर आप करने के लिए जाओगे तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो साइन का होता है माइनस कॉस होता है, तो आप यहां पर मेंशन करोगे माइनस कॉस 5/2। फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन के टाइम पे, अगर लेट सपोज साइन 2 थीटा होता तो इंटीग्रेशन क्या लिखते, cos 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का नीचे में डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो, cos 2 थीटा अपॉन 2। तो वैसे ही जब यहां पर साइन 1/2 फाई है तो क्या लिखोगे, माइनस कॉस 1/2 फाई, डिवाइड में क्या होगा फिर से 1/2। पॉइंट क्लियर हुआ। देखो बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो यहां से ये मेंशन हमने कर दिया, फाई की लिमिट क्या है 0 से पाई है। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल कर आ रही है आपके लिए। यहां पर अगर आप समझोगे तो जो आपको फाई की लिमिट दिखाई दे रही है वो कितनी आपको दिखाई दे रही है, 0 से पाई, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, ये जो अपर लिमिट है वो π/2 बनेगी, ठीक है ना, वैल्यू जब पुट करोगे, और cos 90 0 होता है तो थोड़ा इजी रहने वाला है कैलकुलेशन को इतना टफ है नहीं, बस आराम से करते चलो। यहां पर आगे देखो आप, dz तो z स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा z³/3, लिमिट कितनी है आपकी -2 से 1, ठीक है। इसके बाद अब प्लस में 4 रो स्क्वायर है तो रो स्क्वायर का रो³/3, लिमिट कितनी है 1 से 4। फिर से साइन सेम है तो सेम आंसर मेंशन करोगे, माइनस कॉस 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2। और उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर z का कोई टर्म नहीं है तो dz का z हो जाएगा और -2 से 1। तो ये आपका ओवरऑल सिचुएशन यहां पर निकल कर आया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और क्लीन करता हूं और इसको मैं फाइनल आंसर जरूर शो करूंगा आपको। देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं करवाया हुआ है, मैं लास्ट में आपको ओवरऑल कंक्लूजन भी दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया था आपको, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो ध्यान से फाइनल कैलकुलेशन, तो आप समझो 3/2 है ये आपका, और यहां पर अगर आप देखोगे दिस बाय दिस मतलब 2 आपका ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आपका 2 भी आ जाएगा सामने। ये मैंने 1/2 को हटा दिया यहां से ना, सामने लिख लिया मैंने, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 - 1 कितना बचेगा 3। इसके अलावा आप यहां पर देखो साइन माइनस है, मैंने हमेशा समझाया जब भी साइन माइनस हो अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, और माइनस साइन को भूल जाओ। तो माइनस साइन को भूल जाओ, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो cos 0 कितना होता है 1। और मैंने अभी भी बोला था कि पाई होने का एडवांटेज है क्योंकि π/2 बन जाएगा, cos 90 cos π/2 कितना होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद यहां पर देखो अब 3 को भी मैं बाहर लिख रहा हूं तो ये पूरा ही कट गया एक्चुअल में, देखो तो 3 को मैं बाहर लिख रहा हूं, देखो कितना बचेगा z³, तो अपर लिमिट 1 है तो 1 होगा, लोअर लिमिट देखो -2 है, -2 का क्यूब कितना होगा -8, ध्यान रखना क्यूब है ना, तो ये कितना बच जाएगा 1 + 8 9, 3 ऑलरेडी बाहर है तो ये मेंशन कर दिया हम लोगों ने, प्लस आगे बढ़ते हैं अब कितना होगा देखते हैं।
जब आप यहां पे पहुंचोगे तो यहां पर आंसर कितना होगा 4। देखो यहां भी ना जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर देते हैं पहले, तो 3 को बाहर कर दिया और यहां से 1/2 बाहर आके 2 हो गया। अब आप देखो यहां पर कितना गिनना बचेगा, 3 को मैंने बाहर कर दिया, ध्यान रखना। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63, और यहां पर देखो अगेन लिमिट आपकी क्या है 0 से पाई है, और सेम आंसर है। आंसर क्या होगा 1, और ये आंसर क्या हो जाएगा z ही है, तो 1 माइनस ऑफ -2 3 हो जाएगा। तो यहां से अब आप देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे कितना बचेगा 27, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 3 2 2 कैंसिल, 9 इंटू 3 27। यहां से देखो 3 और 3 कैंसिल, और ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बच रहा है 4 इंटू 2 इंटू 63, ठीक है। तो 63 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 126, और 126 इंटू 4 तो 125 इंटू 4 कितना 500, तो 504, आपका 504 यहां पर आंसर आ रहा है, और ये आंसर आपका फुल एंड फाइनल आ जाएगा 531। 531 किस में आएगा, मिली में आएगा, ये बात मत भूल जाना, यूनिट मिली में थी, तो मिली कुलाम। बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, हम चार्ज ही निकाल रहे हैं, तो मिली कुलाम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना लंबा कैलकुलेशन हो गया कि यही नहीं पता कि निकाल क्या रहे हैं, ऐसा भी होता है कई बार। तो यहां पर आप देखो 531 मिली कुलाम जो हमारा आंसर निकल कर आया है। इस क्वेश्चन को कराने का रीजन क्या था, इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक रीजन था, आपको वापस से ये बात रिपीट करवाना जो मैंने आपको कई बार बोली है कि जब भी आप यहां पर बात करते हो ना डाइवर्जेंस थ्योरम की, D डॉट ds इज इक्वल टू डेल डॉट d dv की, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला ही इजी हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको रियल में यहां जानना है कि कौन सा वाला ज्यादा इजी पड़ता, तो एक बार इसको सॉल्व करके देखो, आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि सही आया कि नहीं आपका वापस से 531 मिली कुलाम। हो सकता है ना इतना लेंदी है, मैंने कुछ गलती कर दी हो, तो आप बताओ इसके थ्रू आंसर क्या आया, और अगर यही आता है तो बताना आपको कौन सा इजी लगा। मतलब कैलकुलेशन वाइज बात कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं। आपके पास मेथड है ही ऑलरेडी, मैं आपको सिखा चुका हूं, तो इसको आप जरूर चेक करना, ठीक है। बहुत जगहों पे ऐसा होगा कि ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो आज दोनों ही प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी चली गई, तो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। अगेन फिर से सेम लाइन है कि अगर आपको और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के ऊपर, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मूव कर जाओ, आपको और प्रॉब्लम मिल जाएंगी। थैंक यू।